ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान भारत सम्मेलन में शामिल होंगे। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्वी एशिया समिट में भी पीएम शिरकत करेंगे। आज रात को इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं 7 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे पीएम मोदी। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान भारत सम्मेलन में शामिल होंगे और पूर्वी एशिया समिट में भी पीएम शिरकत करेंगे और आज रात को इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे, जहां 7 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का ये काफ़ी अहम दौरा रहने वाला है, जबकि आज रवाना होंगे और 7 सितंबर को वापस लौटेंगे। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को होने वाले 20वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता दौरे पर जाएंगे। और विदेश मंत्रालय के सचिव ने ये भी उनके हवाले से अपडेट निकल के सामने आई है, जहां दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। उस कारण पीएम मोदी की एक छोटी यात्रा रहेगी। साथ ही भारत की अध्यक्षता में शनिवार और रविवार को G20 समिट भी हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफ़ी अहम रहने वाला है और इंडोनेशिया दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां आज रात को रवाना होंगे। आसियान भारत सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वी एशिया समिट में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए आज इंडोनेशिया के लिए रवाना हो जाएंगे और साथ ही 7 सितंबर को भारत वापस लौट आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें ये अहम दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो वही 7 सितंबर को इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा पूर्वी एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। आज रात को इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 सितंबर को भारत वापस लौट आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि मामला और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे अशोक गहलोत, वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे अशोक गहलोत। तो दस्तावेजों की स्कूटनी पर सुनवाई की जाएगी। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज सुनवाई होगी। मानहानि मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई में अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। इस सुनवाई में इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आज अशोक गहलोत की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि के मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मानहानि मामले को लेकर सीएम गहलोत की दिल्ली की अदालत में इससे पहले जो सुनवाई हुई थी 21 अगस्त को, वो वर्चुअली तौर पर सुनवाई की गई थी, लेकिन आज दिल्ली पहुंचेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। प्रयागराज से बड़ी अपडेट, आज से काम पर लौटेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील। हापुड़ की घटना को लेकर न्यायिक कार्य से वितरित थे वकील। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल का निर्णय वापस ले लिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने ये जानकारी साझा की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब हापुड़ की घटना को लेकर न्यायिक कार्य से जो वितरित थे वकील, वो अब वापस अपने कार्य पर लौटेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल पर ये जो निर्णय दिया था हड़ताल का, वो अब वापस ले लिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह ने ये जानकारी दी है। आज से
काम पर लौटेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हापुड़ की घटना को लेकर न्यायिक कार्य से वितर थे ये जो वकील हैं, अब वापस अपने कार्य पर लौटेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल के लिए जो ऐलान किया था उसके बाद ये वापस ले लिया है और आज से काम पर लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान फोन लाइन पर जुड़े हुए। नीलेश, का कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि अब जिस तरह से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था उसके बाद लगातार अधिवक्ताओं की तरफ से हड़ताल जारी थी, लेकिन अब हड़ताल वापस लेकर अपने अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि हापुड़ में जिस तरीके से अधिवक्ताओं में लाठीचार्ज हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता एक साथ लामबंद हुए और उन्होंने हड़ताल करने का निर्णय लिया। लगातार हड़ताल चल रही थी, अधिवक्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, जो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान कई और जिलों से भी घटनाएं सामने आई। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी अधिवक्ताओं के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने जो है वकीलों को, अधिवक्ताओं ने दरोगा को पीट दिया, सिपाही को पीट दिया। हालांकि लगातार अधिवक्ता हड़ताल कर रहे थे। लखनऊ सेंट्रल बार ने भी आज आदेश अपने लेटर पर टाइप कराया था कि कल भी हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच कल रात में जो है एक आदेश इलाहाबाद बार ने जारी किया है, जिसके बाद उन्होंने सभी वकीलों से ये आह्वान किया है कि वो जो है अपने अपने काम पर वापस लौटा है। क्योंकि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने वकीलों से आह्वान किया था कि वो जो है हड़ताल ना करें और अपने अपने काम पर लौटाए ताकि कोर्ट की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। कल रात में जब ये सेंट्रल बार ने आदेश देखा है, उसके बाद आज अब सेंट्रल बार की तरफ से क्या लखनऊ का निर्णय लिया जाता है कि इलाहाबाद बार जब कोई आदेश या निवेदन अपने वकीलों के संगठन से करता है तो जाहिर सी बात है सभी एक साथ इलाहाबाद बार के साथ होते हैं। तो ऐसे में इलाहाबाद बार की तरफ से ऐलान किया गया कि अब आज से सभी वकील जो है अपने काम पर वापस लौटेंगे और कोई हड़ताल नहीं होगी। आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से बातचीत करनी है। उसके बाद जो है हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन अब देखना होगा कि आज वकीलों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो ये हड़ताल है वो लंबी खिंच सकती है जिससे आम जनता को परेशानी होगी, लेकिन ये हड़ताल खत्म करके अब वापस अपने अपने काम पर लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक राहत भी मिली है और आम जनता के काम में जो रुकावटें आ रही थी वो भी अब आगे सुधार हो सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर हत्या का ये पूरा मामला पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से सपा डेलीगेशन मुलाकात करेगा। पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं है पीड़ित परिवार। ये डेलीगेशन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी खुलासे पर सवाल उठा चुके हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि जिस तरह से विकास किशोर के घर पर ये हत्या हुई थी, पूरी वारदात हुई थी उसी के दोस्त विनय श्रीवास्तव की, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर अब सियासत भी होने लगी, क्योंकि अब सपा का जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है वो पीड़ित परिवार के पास पहुंचेगा, उनसे बातचीत मुलाकात करते हुए नजर आएगा। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी जांच को लेकर जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है इस पूरी जांच से। कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो पीड़ित परिवार की तरफ से देखी जा रही है कि इस पर सही से जाँच नहीं हुई है। क्योंकि आपको बता दें कि साथ ही पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया था कि जल्दी नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा विकास कौशल को। और साथ ही अब यहाँ पर बता दें जो ये पूरा मामला है लगातार इस पर कार्रवाई जारी, लेकिन इस कार्रवाई से, इस जांच से पीड़ित जो परिवार है वो नाखुश है, वो संतुष्ट नहीं है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। इसके क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरह से जांच भी हो रही है इस पूरे मामले की, तो पीड़ित परिवार का कहना है कि वो इस जांच से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो सपा का एक डेलीगेशन भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से विनय श्रीवास्तव जो कि मृतक है उसके परिवार के लोग लगातार पुलिस के खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे उसकी मां हो या उसके जो भाई हैं, वो लगातार पुलिस के खुलासे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक पुलिस नहीं दे सकी है। क्योंकि पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि हत्या 2 बजे से लेकर 2:30 बजे रात में हुई है।
जबकि जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि सुबह 4:08 तक विनय जिंदा था। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं पुलिस के ये सवाल है। उसके अलावा 5 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में हिरासत में लिया था, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और 2 को छोड़ दिया गया था। विकास किशोर पर कोई भी सवाल उठाने से पुलिस बच रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर परिजन लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और कल ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें भी बहुत सारे सवाल केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार पर उठाए गए थे। अब देखना यह है कि पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन मिलने के बाद किस तरीके की चीजें आगे समाजवादी पार्टी करती है, या पुलिस से मुलाकात करती है, या इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है। बिल्कुल, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इसके आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कन्नौज से बड़ी खबर, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस का अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरेख थाने क्षेत्र पे 148 कट के पास ये बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सौरेख थाने क्षेत्र के 148 कट के पास ये पूरा हादसा हुआ है। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। तो वहीं तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं कन्नौज से। राहुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? किस तरह से ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई, क्या कारण रहा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बात की जा रही है तो लखनऊ से आगरा की तरफ एक बस जा रही थी। वही अनियंत्रित तेज रफ्तार बस जो कि सौरिक के पास 148 कट पर पहुंचते ही अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 20 सवारियों से ज्यादा गंभीर रूप से लोग घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि जैसे ही ये हादसा हुआ तो बस में सवार सवारियों में चीख पुकार मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी राहुल, लेकिन इस बीच जानेंगे अभी घायलों की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगभग जो 20 सवारियां हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं उन्हें जो कि प्राथमिक उपचार हेतु सौरिक के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां 10 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि मृतक के जैसे ही शिनाख्त हुई तो उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। बिल्कुल, फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए राहुल बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां लखनऊ से बड़ी अपडेट। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के फैसले पर फिर एक बार सवाल उठे। मीटर टेंडर पाने वालों को बैंक गारंटी से अब राहत मिलेगी। यूपी में 25,000 करोड़ का हुआ है प्रीपेड मीटर टेंडर। इस वक्त की बड़ी अपडेट, RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटर टेंडर पाने वाली कंपनियों को राहत मिली है। 10% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से टेंडर पाने वाली कंपनियों को राहत मिली है। यूपी PCL के नए फैसले से 3% बैंक गारंटी देने की बात भी कही है। 24 अगस्त 2023 को कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने बदल दी बैंक गारंटी। प्रोजेक्ट की गुणवत्ता के लिए रखी गई थी 10% बैंक गारंटी। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने बदला है उद्देश्य। पहले जो बैंक गारंटी 238 से 273 करोड़ थी, वह घटकर 71 से 82 करोड़ रह गई है। तो वहीं यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कॉर्पोरेशन के फैसले पर सवाल भी उठाए। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसले लेने के आरोप लगाए गए। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, जहां यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कॉर्पोरेशन के फैसले पर सवाल उठाए। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसले लेने का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। तो वहीं लखनऊ से बड़ी अपडेट, यूपी पावर कॉर्पोरेशन के फैसले पर एक बार फिर से
सवाल उठे हैं तो मीटर टेंडर पाने वालों को बैंक गारंटी से भी राहत मिली है। तो राहुल गांधी का एक सप्ताह का यूरोप दौरे के लिए राहुल गांधी हुए रवाना। यूरोपीय संघ के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवक्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों से मुलाकात, उनके एक समूह से मिलेंगे और 8 सितंबर को पेरिस के एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी है वो अपने यूरोपीय दौरे पर रहने वाले, और राहुल गांधी का एक सप्ताह का ये यूरोप दौरा है और अपने दौरे के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए। यूरोपीय संघ के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों के एक समूह से मिलेंगे। 8 सितंबर को पेरिस के एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने पंचांग के बारे में देखा और सुना तो काफ़ी होगा, क्योंकि पंचांग में जो तमाम चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको लगातार अपडेटेड मिल जाती हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पंचांग में अलग अलग चीज़ें, या कोई त्यौहार हो और या अलग कोई जानकारी हो किसी भी तीज त्योहारों से लेकर, और तमाम चीज़ें इसमें आपको लगातार मिलती। लेकिन पंचांग हमारे सनातन संस्कृति की वो धरोहर है जिसकी वैज्ञानिकता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां करोड़ों के हाईटेक दूरबीन लगाकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की तारीख बताती हैं, मगर हमारे पंचांग को समझने वाले ज्योतिषी केवल गणना करके ही बता देते हैं कि किस तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक ग्रहण लगने वाला। हमारी संस्कृति की ये वो वैज्ञानिकता है जिसे आज तक वो सम्मान नहीं मिला, जिसकी वो हकदार थी। शुक्र है कि मौजूदा मोदी सरकार पुरानी संस्कृति वैभव को सहेजने का हर वो जतन कर रही है जिससे भारतीय परंपरा की गौरव का आभास पूरी दुनिया को कराया जा सके। इंडिया शब्द का नाम बदलकर भारत करने के पीछे भी यही मंशा है। अंग्रेजों के दिए हुए नाम को हटाने की एक पहल जब सरकार ने की तो लोगों को लगा कि विपक्ष को मिर्ची लग गई। भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत नहीं। अब सिर्फ चलेगा भारत। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बनेगा भारत। दुनिया के सामने दिखाएगा अपना गौरव। सदियों के इतिहास का साक्षी बनेगा भारत। भारत आजाद है, संप्रभु राष्ट्र है, तो फिर भारत का नाम इंडिया क्यों? ये सवाल पहली बार नहीं उठा है। राष्ट्रवादी संगठन लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं, दलील देते रहे हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इससे हमारी वैश्विक पहचान नहीं होनी चाहिए। एक दफे ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बहरहाल जब G20 सम्मेलन के डिनर कार्ड पर जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत छापा गया तो समूचा विपक्ष बिदक उठा और तीखा विरोध शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि अगर भारत को भारत कहा जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? क्या गुलामी के प्रतीकों से बाहर निकलना गलत है? क्योंकि भारत की संस्कृति आज की तो है नहीं, भारत नाम भी आज का नहीं है। जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है उसका गौरव दुनिया के सामने रखने के लिए अगर हम अपने असली नाम का प्रयोग कर रहे हैं तो विरोध क्यों? क्योंकि भारत को इंडिया कहने का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया। भारत के इंडिया शब्द की प्रेरणा ग्रीक से लैटिन भाषा में बदले शब्द इंडिका से मिली। अंग्रेजों ने इंडिया की जगह सबसे पहले इंडी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को स्वीकार कर लिया और जबरन इसे लागू किया। कुछ इतिहासकार इस शब्द को सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इस सभ्यता को इंडस वैली कहा गया, जिसके आधार पर अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया रख दिया। ऐसा नहीं कि इंडिया शब्द की जगह भारत नाम रखने पर चर्चा पहले नहीं हुई है, लेकिन उस दौर की परिस्थितियां अलग थीं। आजादी के बाद संविधान सभा में भी इस पर चर्चा हुई थी।
17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। अंबेडकर चाहते थे कि संघ का नाम भारत रखा जाए, लेकिन कई दूसरे सदस्यों को इससे असहमति थी। बहस में शेख गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर अंबेडकर का समर्थन किया। लंबी बहस के बाद कमलापति त्रिपाठी ने बीच का रास्ता निकाला और नाम इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया करने का सुझाव दिया। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी ऐसा नहीं है कि इंडिया शब्द को भारत करने पर चर्चा अतीत में नहीं हुई, लेकिन शायद किसी ने इस पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आज के दौर में प्रधानमंत्री भारत और भारतीयता को दुनिया के नक्शे पर दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका नतीजा है कि G20 जैसी अहम बैठक के जरिए ये पहल की है, क्योंकि भारत सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, बल्कि प्रतीक है हमारी पुरातन गौरवशाली परंपरा का, जिसमें भरत भी आते हैं, भरत मुनि भी आते हैं, वेदों का जिक्र भी आता है, पुराण भी आते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो भारत नाम में समस्त वैदिक मांग में समा जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।